की सीधी सीट से कमलेश्वर पटेल, गणेश गोदियाल को पौड़ी गढ़वाल से और अहमदाबाद पूर्व से गौरव गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सूची में पार्टी ने 10 सामान्य श्रेणी, 13 ओबीसी तथा 10 एससी, 9 एसटी, 1 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। लिस्ट में शामिल 76.7% उम्मीदवारों की उम्र 60 साल से कम है। इससे पहले पार्टी की पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया गया था। इस तरह कांग्रेस अब तक 82 नामों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने अब तक 82 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और जल्द ही बची सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। कांग्रेस बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों का चयन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को इस समय हर चीज में जल्दबाजी दिखाई दे रही है। पहली लिस्ट जारी की तो जल्दबाजी में उम्मीदवारों से ही नहीं पूछ पाई कि वो चुनाव लड़ने को तैयार भी है या नहीं, इसीलिए टिकट वापस हो रहे हैं। और अब जल्दबाजी में सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसे लेकर अब पूरे देश में इसका जमकर विरोध हो रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि यह कानून मुस्लिमों से भेदभाव करता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए था। आईयूएमएल ने सीएए को असंवैधानिक करार दिया और कोर्ट से इस पर स्टे देने की मांग की गई। दरअसल विवादों में रहे सीएए कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जा सकेगी और अब ये काम शुरू भी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले इसके ऐलान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसके कारण परिसर में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की अगुवाई में छात्रों ने मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस से संबंध भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने भी सीए लागू किए जाने का विरोध किया। इस बीच असम में भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। असम के सोनितपुर जिले में कानून व्यवस्था से जुड़ी संवेदनशील स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और 30 संगठनों ने अलग अलग जिलों में सीएए की प्रतियां फूंकी। इससे पहले सोमवार को भी गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपुर, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने सीएए की प्रतियां फूंकी गयी। 16 पक्षीय संयुक्त विपक्षी मंच पहले ही राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान कर चुका है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में सीएए लागू नहीं करने देंगी। सीएए का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब एक बार फिर सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। वो क्या फैसला करेगा? वैसे कोर्ट के फैसले से अब जनता को इस बात की जानकारी तो मिल जाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किसने किस दल को चंदा दिया। आज एसबीआई की इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरी लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपनी थी। सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एसबीआई को जमकर फटकार लगाई थी। साफ कर दिया था कि कोर्ट की अवमानना का मामला हम आप पर नहीं चला रहे हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 दिन का समय है। अगर चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी 12 मार्च तक नहीं दी तो अवमानना का मामला भी चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से पहले एसबीआई 2 से 3 सप्ताह का समय मांग रहा था, लेकिन कोर्ट के सख्त तेवर के बाद उसने घुटने टेक दिए। एसबीआई ने लगभग 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा शाम 5:30 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंप दिया है। चुनाव आयोग को इस डेटा को 15 मार्च शाम 5:30 बजे तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है। यानी अगले कुछ ही घंटों के अंदर देशवासियों को पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने किस दल को कितना पैसा दिया है और बदले में उसको अगर कोई फायदा मिला है तो इसकी जानकारी भी सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब एसबीआई के पास डेटा तैयार था और सिर्फ लिफाफा चुनाव आयोग को सौंपना था, तो एसबीआई क्यों इसके लिए तैयार नहीं था? वो किसे बचाने की कोशिश कर रहा था? वैसे आज या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निगाह रही या फिर कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर याचिका दायर की गई। 14 मार्च को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल की बैठक होनी है। 2 चुनाव आयुक्तों का चुनाव होना है, लेकिन इस बैठक से पहले ही ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन पहले आए केंद्रीय चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे ने सियासी हड़कंप मचा दिया है। विपक्ष चुनाव की पारदर्शिता पर पहले से ही सवाल उठा रहा था। विपक्ष का आरोप था कि मोदी राज में चुनाव आयोग अपनी कार्यप्रणाली में स्वतंत्र नहीं है और इस इस्तीफे ने इन सभी आरोपों पर मुहर लगा दी है। अब चुनाव के पहले केंद्रीय चुनाव आयोग के दोनों रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने 15 मार्च की बैठक बुलाई है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष समेत सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इस नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। दरअसल वो विरोध इस नियुक्ति का नहीं बल्कि नियुक्ति की प्रक्रिया का कर रहे हैं। नए कानून के मुताबिक अब चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए 3 मेंबर की कमेटी फैसला लेगी, जिसमें पीएम मोदी, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और एक और केंद्रीय मंत्री सम्मिलित होंगे। मतलब अगला चुनाव आयुक्त सरकार की पसंद से नियुक्त किया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें पीएम मोदी, सीजेआई और विपक्ष के नेता शामिल थे। चयन समिति से सीजेआई को हटाने के नए चुनाव आयुक्तों के कानून के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि इस कानून को चुनौती देने वाली एक याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और बीते दिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भी सरकार को इस नियुक्ति से रोकने के लिए याचिका दाखिल की है। चुनाव आयोग के इस इस्तीफे को लेकर आयुक्तों की नियुक्ति तक के मामले ने आगामी लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आने वाला वक्त बताएगा। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल की बैठक हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचती जा रही है। यात्रा अब महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। 17 तारीख को मुंबई में इसे समाप्त होना है। तो आज यात्रा के दौरान क्या कहा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 59वां दिन है। 64 दिन तक चलने वाली ये यात्रा ने आज अपने अंतिम राज्य में प्रवेश किया है। ब्रेक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार से आज इस यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के दौरान आदिवासी न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने बीजेपी के अत्याचारों से पीड़ित जनता के लिए आवाज उठाई। आदिवासी और वनवासी शब्द में फर्क आप लोग जानते हैं। आदिवासियों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल ने कहा कि आदिवासी हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं। आदिवासी शब्द के साथ जल, जंगल, जमीन का अधिकार जुड़ा है, जबकि वनवासी शब्द में कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हम आपको आदिवासी और बीजेपी आपको वनवासी कहती है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने कांग्रेस के शासन में आदिवासी न्याय दिलाने की बात कही है। उन्होंने 5 न्याय की बात कही। पहला, सुशासन। वन अधिकार अधिनियम FRA के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। एक स्पेशल बजट रखा जाएगा और विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। सुधार। कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को वापस लेगी। सुरक्षा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिन बस्तियों में अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा है, उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। स्वशासन। कांग्रेस पेसा के अनुसार राज्यों में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार की स्थापना हो सके। और स्वाभिमान। कांग्रेस पार्टी MSP का अधिकार कानून लाएगी, जिसमें लघु वन उपज MFP को भी कवर किया जाएगा। महाराष्ट्र के नंदुरबार को कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। कांग्रेस ने कई बार अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहाँ से की है और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी न्याय यात्रा का परचम बुलंद करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए यहाँ न्याय यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। कल यानी 13 मार्च को यात्रा धुले पहुँचेगी। यात्रा की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि धुले में कांग्रेस सांसद महिला सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वो नारी न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी की गारंटी का ऐलान करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ उसके अपने सहयोगियों के बीच चल रहे विवादों ने बीजेपी की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। खास तौर पर सीट बंटवारे के चलते बिहार NDA पूरी तरह से बिखरने की स्थिति में पहुँच गया है। बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बीते कुछ वक्त से बिहार में NDA गठबंधन में सीट
शेयरिंग को लेकर हलचल तेज है। बिहार में हर सहयोगी दल बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की मांग कर रहा है, जिस वजह से बीजेपी के लिए बंटवारा मुश्किल होता जा रहा है। एलजेपी-आर प्रमुख चिराग पासवान और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस को लेकर सीट शेयरिंग पर पेच पहले से ही फंसा हुआ है, जिस पर बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला था, लेकिन पशुपति के बयान ने मामले में सरगर्मी बढ़ा दी है। पशुपति ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अपना बयान देते हुए कहा कि अब एक होना संभव नहीं। उनके इस बयान के अहम मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल आज बीजेपी ने पशुपति से संपर्क कर चिराग और पशुपति के बीच सुलह करने की कोशिश की। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने पशुपति से मुलाकात कर आरएलजेपी और एलजेपीआर को एक साथ आने का प्रस्ताव पेश किया। सीट शेयरिंग पर बात की। इस पर पशुपति ने हाजीपुर सीट पर दावा करते हुए एलजेपीआर के साथ आने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के लिए सीट बंटवारा अब टेढ़ी खीर साबित होने लगा है। आपको बता दें कि चिराग एलजेपी के लिए 6 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि 6 सीटों में से कम 2 सीट चिराग पशुपति को दे। लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच बात नहीं बन पा रही है। चिराग ने तो ये तक साफ कह दिया है कि उनका गठबंधन किसी दल से नहीं है, जिसके बाद बीजेपी के लिए चिराग को गठबंधन में रखना भी कठिन साबित होता नजर आ रहा है। और बुलेटिन के आखिरी में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। पीएम मोदी का एक प्रयोग अगर एक जगह पर सफल हो जाता है तो फिर उसे वो दूसरी जगहों पर भी लागू करते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, गुजरात हो। इस तरह के कई सारे उदाहरण हैं जहां पर उनको लगा कि एक सीएम कामयाब नहीं हो रहा है तो वो सीएम को बदल देते हैं। खास तौर से ये सब चुनाव के एकदम पहले होता है। अभी उन्होंने हरियाणा के सीएम को भी बदल दिया है। लगता है पीएम मोदी को मोदी की गारंटी पर भी भरोसा नहीं है। अब देखना यह है कि उनका ये चेंज क्या उनके लिए गेम चेंजर होगा या विपक्ष के लिए एक वरदान साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।